नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज से हम हिंदी भाषा और व्याकरण के शुरुआत करते हैं। हमारा ये पहला प्रयास ऑनलाइन माध्यम से हम व्याकरण के इन बिंदुओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हिंदी भाषा क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, भाषा की विशेषताएं क्या हैं, भाषा के सीखने के मनोवैज्ञानिक तरीके क्या हैं, भाषा का क्रम क्या है और भाषा के प्रकार क्या हैं। इससे भी हमारी कक्षाओं में, हमारी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक सारे प्रश्न बने हैं। तो शुरुआत हम आज इस भाषा के इस सबसे प्रारंभिक ज्ञान को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो भाषा, किसी भी भाषा, उस जो भी भाषा हम समझना चाहते हैं, भाषा पढ़ना चाहते हैं, तो इस भाषा अगर एक शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ समझना चाहें, तो भाषा की जो उत्पत्ति हुई है, इस भाषा जो शब्द हैं, इसकी उत्पत्ति भाष धातु, इससे इस भाषा की उत्पत्ति हुई है। भाष धातु, ये धातु एक संस्कृत का शब्द है, जिसको हिंदी में, धातु को हिंदी में कहा जाता है क्रिया। तो ये इस भाष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अगर कोई पूछना चाहे, परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो भाषा का अगर शाब्दिक अर्थ अगर समझने का प्रयास किया जाए, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। विचार प्रकट करना। इस तो पहला हमारा अगर सबसे पहला महत्वपूर्ण बात हो गई कि भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो भाषा का शाब्दिक अर्थ हो गया विचारों को प्रकट करना। अब विचारों को प्रकट करना कैसे? कि एक मान लो ये अ व्यक्ति है, ये पास में खड़ा थोड़ा दूर ब व्यक्ति है। अब इसके अंदर एक विचार है, इसके अंदर भी विचार है, ये भी कुछ इससे कहना चाहता है, ये भी कुछ इससे कहना चाहता है। तो इन दोनों के विचारों के आदान प्रदान के लिए जो एक बीच में जो साधन बनेगा या माध्यम बनेगा, वो साधन या माध्यम या क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अर्थात दोनों के विनिमय, एक के विचार दूसरे के पास, सामने वाले के पास एक से अधिक हो सकता है, बोलने वाला, सुनने वाले, दोनों के विचारों का आदान प्रदान में जो माध्यम बनेगा, वही कहलाती है भाषा। चाहे मैं आज हिंदी में बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप बोलेंगे, मैं सुनूंगा, तो आपके विचार मेरे तक पहुंचे, मेरे विचार आप तक पहुंचे, तो वो जो माध्यम बना, वही कहलाती है भाषा। तो यहाँ से ही शाब्दिक अर्थ क्या हो गया भाषा का? कि विचारों को प्रकट करना, वो क्या कहलाती है? उसको शाब्दिक अर्थ भाषा कहलाती है। पर यहीं से हमारी इसकी परिभाषा बनती है कि भाषा की परिभाषा क्या हो गई? तो हमारा यहीं से इसकी परिभाषा हो गई कि विचारों के आदान प्रदान, आदान प्रदान न ले तो हम इसका दूसरा शब्द भी ले सकते हैं, लेन देन, लेना या देना या विनिमय के माध्यम को भाषा कहा जाता है। तो यहीं से हमारी भाषा की परिभाषा हो गई कि जो इसका शाब्दिक अर्थ था विचारों को प्रकट करना, यही यानी दो व्यक्तियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान, लेन देन या उसके विनिमय में जो माध्यम बनता है, जो बीच वाला व्यक्ति होता है, दो व्यक्तियों के विचार है, बीच में जो समझौता कराता है, जो वही इसमें भाषा कहलाता है। उसका माध्यम जो है वही क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। तो पहली बात, इसका शाब्दिक अर्थ, ये प्रश्न नंबर 1 हो गया। अगर बनना चाहे कि भाषा की उत्पत्ति कहाँ से, किससे हुई है, तो भाष धातु से हुई, नंबर 1। दूसरी बात, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? तो विचारों को प्रकट करना, इसका भाषा का शाब्दिक अर्थ। फिर यहीं से हमारी परिभाषा बनती है कि भाषा की परिभाषा क्या है? तो विचारों के आदान प्रदान, लेन देन या विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। तो ये हमारी 3 बातें यहाँ पे महत्वपूर्ण हो गई। फिर है कि भाषा की विशेषताएं क्या हैं? क्या कहेंगे, किसे कहेंगे भाषा? तो सबसे पहली भाषा की पहली विशेषता है कि यह भाषा है जो है अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति कैसे हो गई? तो जैसे एक छोटा सा बालक जन्म हुआ, तो जन्म होते ही बच्चे उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन वो परिवार में माँ से सीखता है, माँ उसको सिखाती, बोल माँ, बोल पापा, बोल दादा।
तो वो प्रयास करता है, बार-बार वो सीखता है, उससे ग्रहण करता है। तो ग्रहण करना भाषा की सबसे पहले है, जहाँ से भी, कहीं से भी सीखी जा सकती है, परिवार में, समाज में, कहीं से भी। तो ये एक भाषा अर्जित संपत्ति इसकी पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता इसकी हो गई कि भाषाएँ सामाजिक प्रक्रिया है। अब सामाजिक प्रक्रिया कैसे हो गई कि समाज में रहकर सीखी जाती है। घर में परिवार किसके कैसे माहौल में रहता है, स्कूल में, विद्यालय में दोस्तों के साथ कैसे रहता है, और कहीं हमारी फ्रेंड सर्किल है, समाज में हमारा कैसा है। तो जहाँ वो जैसा रहेगा वैसी भाषा वो ग्रहण करेगा। अच्छों के साथ रहेगा तो अच्छी भाषा सीखेगा, अगर बुरों के साथ रहेगा तो बुरी भाषा सीखेगा। तो समाज में रहकर इस प्रक्रिया को सीखा जाता है। फिर तीसरी इसकी विशेषता क्या हो गई कि ये परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील कैसे हैं कि भाषा कभी उसका एक स्थायी रूप नहीं होता है, हमेशा बदलता रहता है। प्रारंभ में हमारी जैसे हिंदी भाषा का अगर विकास माना जाए तो हिंदी भाषा का विकास विक्रम संवत 1050 के अंदर हुआ। उस समय भाषा में अनेक सारी कमियां थी, अनेक सारे उसके रूप थे। धीरे धीरे वो हमेशा बदलती रही, उसका परिवर्तन होता रहा। पहले हम अगर देखना चाहे, हमारी पुरानी भाषा थी, अपने पिताजी अपने दादाजी को पता होगा कि जो अ लिखने का प्रकार था, ये अ ऐसे लिखा जाता था, लेकिन आज ऐसा लिखा। तो परिवर्तन हुआ। जैसे पहले पहले भ ऐसे लिखा जाता था, लेकिन आजकल ब ऐसे लिखते हैं। पहले इस ण को लिखने के लिए आजकल ण ऐसे लिखते हैं, पहले इसको ण को ऐसे लिखा जाता था। तो ये हमेशा इसका बदलाव, पहले ल इसको ऐसे लिखा जाता, आजकल ल ऐसे, ये इसका मानक रूप हो गया। तो ये हमेशा परिवर्तनशील है। चौथी इस भाषा की विशेषता हो गई कि भाषा कठिन से सरल की ओर चलती है। कठिन से सरल कैसे? सरल की ओर कैसे चलती हैं कि प्रारंभ में जब हमारी प्रथम कक्षा होती है, प्रारंभिक हमारी नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी में जब बच्चे को क्या किया जाता है, केवल उसको अभ्यास करवाया जाता है कि क ऐसे लिखो। कुछ बालक सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बालक को बहुत अभ्यास करना, इसको पहले डंडी खिंचवाई जाती है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो तब जाके वो लिखता। तो कहने का मतलब ये हो गया कि प्रारंभ में कोई भी भाषा, आज हम हिंदी समझ रहे हैं, अगर आपको समझ में आ जाए, अभी कठिन लग रही है, लेकिन धीरे धीरे यही भाषा आपको एक सरल भाषा के और लेके जाएगी, सरल लगेगी। तो प्रारंभ में कोई भी भाषा कठिन होती है, लेकिन बार बार उसका अभ्यास करेंगे तो भाषा हमें सरल होगी। तो ये मुख्य इसकी विशेषताएं हो गई कि ये अर्जित ग्रहण की जाती हैं, ये समाज में रहकर सीखी जाती हैं, हमेशा परिवर्तनशील हैं, कठिन से सरल की ओर जाती हैं, और पांचवा अगर इसका जाए, इसका एक मानक रूप होता है। अब मानक रूप कैसे कि मानक रूप ये है कि हिंदी भाषा अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये है, इसका एक मानक रूप ये अ है। इसी प्रकार अंग्रेजी में इसका ये लिखने का प्रकार ये ए है। तो प्रत्येक भाषा का एक कोई न कोई उसका मानक रूप होता है। तो ये इसकी 5 विशेषताएं होगी। तो अब तक हमने भाषा की उत्पत्ति, इसका शाब्दिक अर्थ, फिर इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताएं, इन 4 बिंदुओं को हमने पढ़ने का प्रयास किया है। फिर आगे चलते हैं कि भाषा की इन विशेषताओं के बाद में भाषा इसका विकास क्रम क्या क्या है। भाषा सीखने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, कैसे इसको भाषा को सीखते हैं। तो भाषा का जो विकास क्रम है, किसी भी भाषा का विकास जो क्रम है, वो सबसे पहले हम कक्षाओं में जाते हैं या कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। सबसे पहले छोटे बालकों को, उनको केवल और केवल क्या किया जाता है, सुनना। अध्यापक जी बोलते हैं, बालक उसको क्या करता है, सुनता है, उसको छोटी छोटी कविताएं, उसका दोहरान करवाया जाता है। तो सबसे पहले बालक क्या करता है, सुनना सीखता है विकास क्रम में। दूसरा, सुनने के बाद में वो फिर क्या करता है, बोलता है। दूसरी बात हो गई, दूसरा विकास क्रम में दूसरा इसका आगे से इसका क्रम हो गया बोलना। बोलने के बाद में तीसरा हो गया, फिर बालक को उसको पढ़ना सिखाया जाता है। और चौथा सबसे है कि लिखना। ये उसका विकास क्रम। कोई भी भाषा हम सीखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको सुनेंगे। छोटे बालक अरुण उदय में या फिर छोटी एलकेजी यूकेजी में केवल और केवल उसको सुनाया जाता है। फिर उसके साथ साथ उसको बोलना, फिर उसको एक एक को बुलाया जाता है कि ये क्या है, तो सुन के बोलता है। फिर उसको थोड़े बड़ा होता है तो उसको लिख पढ़ना, और फिर अंत में इसका विकास का क्रम हो गया, लिखना हो गया। इसी प्रकार तो ये हो गया। अगली बात हमारी कि इसका विकास क्रम क्या है। अब इसको किसी भी भाषा को अगर सीखना है तो उसको सीखेंगे कैसे। पहले मुझे भी हिंदी कठिन लगती थी, लेकिन
उस आज मुझे हिंदी सरल क्यों है, मेरी मूल मेरी सबसे मुख्य जो विषय कैसे हुआ? तो उसके लिए सीखने का जो मनोवैज्ञानिक तरीका, तो मनोवैज्ञानिक तरीका इसको क्या है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या है सीखने की भाषा का? तो सबसे पहली बात हो गई इसकी भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक है जिज्ञासा। किसी भी भाषा को सीखने का सबसे मनोवैज्ञानिक पहला तरीका जिज्ञासा होनी चाहिए भाषा को सीखने की। हम उसको मान लेंगे कि हार्ड है, हम इसको नहीं सीखना चाहेंगे, रहने दो, नहीं तो नहीं सीख पाएँगे। हमें जानने की इच्छा, उस भाषा के प्रति हमारी जिज्ञासा होगी, तो हम आराम से उस भाषा को सरलता से उसको सीख पाएँगे। दूसरा, इसको सीखने का सबसे है अनुकरण। अगर हमने किसी ने कहा आज मैंने पढ़ाया, अगर आप इसको अपने जीवन में स्थायी रखना है, तो जो सीखा है उसका बार-बार हमें क्या करना पड़ेगा? अनुकरण करना पड़ेगा, दोहरान करना पड़ेगा। तो ही हम इस भाषा को क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। और तीसरा है इसका है अभ्यास। अभ्यास का मतलब जो हमने हमारी जिस भाषा के प्रति जिज्ञासा रही, उसको हमने अनुकरण किया, उसके बाद में उसको बार-बार हमें अभ्यास भी करना पड़ेगा, तो हम उस भाषा के एक पारंगत हो पाएँगे, हम उसको भाषा को सीख पाएँगे। हमारा एक कवि वृंद का एक दोहा भी हम सुनते हैं, वो बहुत बहुत बार बोलते भी हैं, "करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात हैं, सिल पर पड़त निशान।" अर्थात बार-बार अभ्यास करेंगे, तो हम एक बुद्धिहीन प्राणी भी हम वो क्या है हो पाएगा, एक ज्ञानवान हो पाएगा, सुजान बन पाएगा। तो ये हो गए किसी भी भाषा को जिज्ञासा, फिर उसका अनुकरण करना, बार-बार उसको अनुकरण दोहरान करना, बोलना, सीखना, पढ़ना, फिर उसके लिए अभ्यास करना, ये हो गए इसके मनोवैज्ञानिक तरीका। और सबसे इस भाषा का अंतिम जो है, इसके प्रकार क्या हैं? तो भाषा के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, लेकिन बड़े एनसीईआरटी में हम इसके 3 प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। नंबर इसका सबसे पहला प्रकार हो गया मौखिक भाषा, दूसरा प्रकार इसका हो गया लिखित भाषा और तीसरा नवीन जो इसका प्रकार हो गया, वो है सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा सबसे प्रश्न यहाँ से भी हमारे कई बार हमारी परीक्षाओं में बने हैं कि भाषा का सबसे सरलतम रूप कौन-सा है? तो सबसे ये सरलतम रूप है, वो है मौखिक भाषा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल बोलकर और सुनकर हम इसको क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। सुनते हैं और बोलते हैं। फिर इसका ये सरलतम भी है, बोलकर, सुनकर और सबसे है ये अस्थायी रूप है। अस्थायी कैसे? हम सुन तो लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद में हम उसको क्या करें? भूल जाते हैं, तो ये अस्थायी रूप है। फिर है लिखित भाषा, ये सबसे भाषा का कठिनतम रूप है। परीक्षा में ये भी आ सकता है कठिनतम रूप कौन-सा? ये भी कठिन है, लेकिन कठिनतम रूप ये है। इसमें पढ़कर और लिखकर इसमें क्या किया जाता है? सीखा जाता है। यह एक स्थायी रूप है। भाषा का स्थायी रूप अगर कहें तो ये लिखित रूप है। तो ये हो गए मुख्य रूप से 2 प्रकार। अब ये सांकेतिक भाषा क्या है? तो संकेतों के माध्यम से, ये इससे भी कठिन है, ये भी कठिनतम रूप है। तो संकेत कैसे हो गया? जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं और हमारे सामने एक ऐसा निशान हुआ, तो हमने ना तो इसको लिखा हुआ पढ़ा, हमने लिख कर हमने इसको ज्ञान किया या हमने किसी ने कहा, लेकिन हमने अगर जैसे ही हम सड़क पे गए और ऐसा है, तो हमारे दिमाग में आ गया कि सड़क आगे से ऐसे मुड़ने वाली है। तो ये एक सांकेतिक रूप है। सड़क पे गए और हमारे सामने ऐसे ऐसे किया था, हमारे सामने मन में ये आ गया कि ये आगे रेल की कोई एक पटरी है। तो ये हो गई आज की बात। तो हमने आज भाषा, इसका शाब्दिक अर्थ, भाषा की परिभाषा, फिर भाषा के उसकी विशेषताएँ, फिर भाषा का विकास क्रम, इसके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और भाषा के मुख्य रूप से प्रकारों के बारे में हमने आज की ये जानकारी की है। धन्यवाद। आपको मेरी बात, मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।